वंदे मातरम आज एक भयंकर साजिश के रूप में हम बात करने वाले हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कुछ रिसर्च रिपोर्ट लीक हुई, कुछ ऐसे षड्यंत्र की रिपोर्ट लीक हुई कि 1960 के दशक में चीनी की लॉबी ने, शुगर की लॉबी ने, जो चीनी बनाई जाती है, देखिए आज जितना एफएमसीजी का कारोबार है, जितना पैसा आता है, खाने पीने की जितनी इंडस्ट्री है, जिसमें चाहे मिठाइयाँ बनती हो, जिसमें चाहे केक बनते हों, बेकरी के आइटम बनते हों, बिस्किट के आइटम बनते हों, जूस के आइटम बनते हों, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी बनती हैं, कोक पेप्सी जिसके ऊपर खड़ी हुई हैं, इन सब के मूल में हम जाते हैं। इसके अलावा जितने टॉनिक बनते हैं, इन सब में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो चीनी होता है। चीनी उसका एक मेन हिस्सा है। आज हम जानते हैं कि कैसे चीनी के बारे में एक भयंकर साजिश की गई। हमारे एक एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में चीनी को बसाने के लिए चीनी कैसे एक एक व्यक्ति प्रयोग करे और कैसे एक एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा चीनी बन जाए, इसके लिए क्या क्या साजिश की गई, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट को एक बार देख लीजिए। आप देखिए, ये देखिए 1960 के दशक में चीनी की लॉबी बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी लॉबी है। इस चीनी की लॉबी ने हजारों लाखों डॉलर की, लाखों करोड़ रुपए की इस बात के लिए रिश्वत दी। हार्वर्ड के प्रोफेसर थे उसमें अमेरिका की फूड की और ड्रग्स की गाइडलाइन बनाने वाले ऐसे लोग थे जिनको केवल इस बात के लिए उन्होंने रिश्वत दी कि आपको जो हार्ट की बीमारी हो रही है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ट्रिग्लिसराइड बढ़ रहा है, इन सब के लिए एक्चुअल में चीनी जिम्मेदार थी। लेकिन लॉबी ने ऐसी रिसर्च पेपर पब्लिश किए, ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह दिखाया गया, यह बताया गया कि जो हार्ट की बीमारी हो रही है ना, इनसे चीनी का कोई लिंक नहीं है। ये जो हार्ट की बीमारी है, ये तो किससे होती है? ये तो फैट खाने से होती है। और नतीजा क्या हुआ? भारत जैसा देश जिसमें 2000 सालों से, 5000 सालों से, 10,000 सालों से हम दूध घी खाते थे, हमारा देसी घी खाना छुड़वा दिया। और देसी घी के स्थान पर हमारे रसोई घर में, देखिए पुराने जमाने में जब एलोपैथी नहीं थी तो एलोपैथी से पहले लोग 100 साल तक, 125 साल तक जीते थे। महाराणा प्रताप का भाला, महाराणा प्रताप का कवच आज भी राजस्थान के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें 80 किलो का भाला है, 110 किलो का कवच है। तो ऐसे मजबूत लोग भारत के अंदर होते थे। तो उस समय वो क्या खाते थे और ऐसा कौन सा जहर हमारे दिन प्रतिदिन में हमारी रसोई घर में आ गया है जिसमें हम हर व्यक्ति के सामने कॉमन बीमारियां हो रही हैं। आज यूएसए के अंदर चले जाएं तो उनको भी वही हाइपरटेंशन है, वही डायबिटीज है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत है, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वही थायराइड है, वही डायबिटीज है, वही हृदय के हार्ट के अंदर स्टंट डलता है, वही हार्ट के ऑपरेशन होते हैं। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें पूरी दुनिया जो एक गांव की तरह, एक शहर की तरह बनी है, उस ग्लोबलाइजेशन में केवल कपड़े पहनने का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ कि सब लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। केवल खाने का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ कि पूरी दुनिया पिज्जा खाना शुरू कर दिया। केवल बीमारियों का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। केवल पूरी दुनिया हवाई जहाज से छोटी नहीं हुई है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो साजिश करके हम सब के जीवन के हिस्सों में इम्प्लांट की गई हैं ताकि हम सब बीमार बने रहें, हम सब कठपुतली बन जाएं, हम सब फार्मा कंपनियों के इशारे के ऊपर काम करें। आज भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के 135 करोड़ की आबादी में लगभग 70 से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते, जिनको कोई ना कोई बीमारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बीमारी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 बीमारियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5 बीमारियां हैं। तो ये कॉमन बीमारियां सबको कैसे हो रही हैं? आज हर तीसरी चौथी महिला को थायराइड हो रहा है, हर व्यक्ति को। पूरी दुनिया में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। तो ये डायबिटीज भारत में इतनी कैसे होने लग गई? हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जाते हैं। जिसको 40 से ऊपर की अवस्था होती है तो उसको कह दिया जाता है कि अपना बीपी रेगुलर चेक करवाएं, कभी भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, कभी भी आपके ब्रेन की नर्व कोई फट सकती है, कोई भी ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये क्या साजिश है? देखिए, हमारे रसोई घर में 4 प्रकार के जहर आ गए हैं। पहला जहर चीनी, 4 ये सफेद जहर हैं। पहला जहर चीनी। और देखिए, चीनी भारत में केवल 100 साल पहले बनना शुरू हुई है। जहां तक मुझे ध्यान आता है 1906 में पहली मील लगाई गई थी। 100-125 सालों के अंदर ये चीनी अंग्रेजों ने बनाना और हमें खिलाना शुरू किया। और जब से ये चीनी बनाना और खिलाना शुरू किया है, पूरे भारत की पीढ़ियों की पीढ़ी बीमार होती है। कैसे बीमार होती है? एक एक फैक्ट के साथ और वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है उन एक एक रिसर्च के साथ हम बात करेंगे, ऑथेंटिक बात करेंगे।
कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे, कोई अवैज्ञानिक बात नहीं करेंगे। पहला जहर चीनी, उसके बाद दूसरा जहर नमक, और उसके बाद तीसरा जहर मैदा, और उसके बाद चौथा जहर डालडा घी के रूप में, वनस्पति घी के रूप में। जो देश गाय का घी खाता था उसको वनस्पति घी, डालडा घी खिलाना शुरू किया। डालडा घी का प्रचार कैसे किया था, मेरे पिताजी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब डालडा घी शुरू शुरू में लोग खाते नहीं थे, उस समय के लोग अनपढ़ थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन समझदार थे। उन्होंने डालडा घी को पहले ही पहचान लिया, तो डालडा घी का प्रयोग नहीं करते थे। तो डालडा घी, वनस्पति घी, हाइड्रोजनेटेड घी, ऑयल को कृत्रिम तौर पर जमाया हुआ घी खिलाने के लिए उन कंपनियों ने उस समय अपनी गाड़ियां चलाई, और गाड़ियां चलाकर वो अलग अलग कस्बों में जाकर, मेरे दादाजी मेरे पिताजी बताते हैं कि वो बाजार के अंदर, हाट के अंदर अपनी वैन को खड़ा करते थे और खड़ा करके हलवा बनाते थे उस डालडा घी में, लोगों को खिलाते थे और कहते थे कि देखो देसी और डालडा घी तो एक जैसा है। ये प्रकार से दुष्प्रचार करके देश के अंदर उन्होंने डालडा घी खिलाना, वनस्पति घी खिलाना शुरू किया। तो इन 4 जहर के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, और केवल बातचीत नहीं करेंगे, केवल आलोचना नहीं करेंगे, हम इसके विकल्प की भी बात करेंगे कि यदि हम चीनी नहीं खाएं तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या चीनी छोड़ दें? छोड़नी नहीं है, रिप्लेस करनी है, और किससे रिप्लेस करनी है उसके विकल्प आपके और हमारे पास हैं, उसकी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चीनी की बातचीत करते हैं कि चीनी के क्या क्या नुकसान है। देखिए चीनी, आप ये देखिए रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि पैसा लेने वाले वैज्ञानिकों को चीनी की लॉबी ने करोड़ों डॉलर दिए। किस बात के लिए दिए? कि सरकार की जो गाइडलाइन बनने वाली है, जो डेली फूड की गाइडलाइन बनने वाली है, उसमें वो चीनी को कोई भी दोष नहीं देंगे। वो कहेंगे चीनी से कोई बीमारी नहीं है, चीनी कितनी भी खा सकते हैं। और आज भी आप देखते हैं तो जो पेप्सी और कोक पिलाई जाती है, पेप्सी और कोक दी जाती है, उस एक एक पेप्सी और कोक में उसकी बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि एक पेप्सी और कोक में 20-20 चम्मच तक चीनी होती है, 10, 12, 15% तक चीनी होती है। तो ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट लीक कब हुई? 1960 में ये रिश्वत दी गई थी, 2016 में ये रिपोर्ट लीक हुई है। 46 साल बाद, 56 साल बाद ये रिपोर्ट लीक हुई है। और ये रिपोर्ट लीक नहीं होती तो कई सारी चीजों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। शायद आप भी यकीन करने वाले नहीं थे कि मैं क्या कह रहा हूं। 33 लाख की रकम उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। उस समय 33 लाख की रकम हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को दी। और उस समय देखिए वो समय था जहां रिसर्च के नाम पर केवल पश्चिम के वैज्ञानिकों की बात मानी जाती थी। अभी भी भारत की बात को वजन नहीं दिया जाता, भारत की बात को नहीं माना जाता। तो वो समय ऐसा समय था कि जब वो कहते थे कि माइक्रोस्कोप भी हमारे पास है, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी हमारे पास है, जो कुछ हम कहेंगे केवल वही सच है और इसके सिवा और कोई सच नहीं है। तो चीनी कैसे प्रयोग होती है, थोड़ी सी पहले चीनी की बात करेंगे, फिर नमक की बात करेंगे, फिर मैदा की बात करेंगे। और ये जहर देखिए, इस जो कुत्ता पालते हैं ना, उन सबको पता होगा कि किसी कुत्ते को कभी जल्दी से स्किन डिजीज नहीं होती। तो कुत्ते को यदि स्किन डिजीज करनी है तो सबको पता है कि कुत्ते को आप मिठाई खिलाना शुरू कर दीजिए। आपने जैसे ही कुत्ते को ज्यादा मिठाई खिलाई, ज्यादा चीनी खिलाई, तो कुत्ते के कोड हो जाता है, उसकी स्किन गल गल कर गिरने लग जाती है और उसको ऐसी स्किन डिजीज होती है कि उसको, जो कोडी कुत्ता होता है ना, बाल झड़ जाते हैं, ऐसे ही कुत्ता आपको दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर मानिए कि वो किसी हलवाई की दुकान के आसपास का कुत्ता होगा। मैं जानता हूं, हमारे गांव में एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान से जो बची हुई चाय, बची हुई चीनी की चाशनी, बची हुई मिठाइयां वो डालता था। उसके बाद हमारी गली में रहने वाला कुत्ता उस मिठाई को, उस चाशनी को खाता था, तो उसको ऐसी कोड की बीमारी हुई कि वो ठीक नहीं हो पाई। कुत्ते की इम्यूनिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, कुत्ता कभी भी बीमार नहीं होता। उसके ऊपर आप कुल्हाड़ी से काट दीजिए, उसके पैर के ऊपर चोट मारिए, उसकी आप पीठ के ऊपर चोट मारिए, तो वो जहां तक उसकी जीभ जाएगी वो चाट कर अपनी उस चोट को ठीक कर लेता है। लेकिन ये चीनी इतनी खतरनाक है कि ये चीनी यदि कुत्ते के शरीर में जाती है तो उसकी इम्यूनिटी को इतनी लो कर देती है कि उसके अंदर भी स्किन डिजीज हो जाती है। और सामान्य स्किन डिजीज नहीं, कोड जैसी स्किन डिजीज हो जाती है। तो जो पशु को पालते हैं उन सबको पता है, जो वेटरनरी से जुड़े हुए हैं। देखिए चीनी, आज हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं ना, तो उस टूथपेस्ट में चीनी है। ब्रश करने के बाद हमने चाय पी, उसके अंदर चीनी, कॉफी पी, उसके अंदर चीनी। हमने कोई जूस मार्केट से मंगवाया कि हम तो हेल्दी खाएंगे, चाय कॉफी नहीं पिएंगे, तो उस जूस के अंदर जो आजकल देखिए जो मार्केट के अंदर मिलता है उसको फ्रूट पावर कहा जाता है। उसको फ्रूट
पल्प कहा जाता है, फ्रूट कंसंट्रेटेड कहा जाता है। वो जूस एक्चुअल में नहीं है, उसके अंदर जूस तो केवल 16% है, 17% है, सड़ा हुआ कोई फल है उसके अंदर, बाकी तो केवल चीनी का सिरप है। हमारे घर में बच्चे बोर्नविटा से लेकर हॉर्लिक्स से लेकर यदि कोई टॉनिक खाते हैं, हमारे घर में कोई गर्भवती माता बहन है वो कोई टॉनिक खाती है, तो उसके अंदर भी 20 से लेकर 30, 40, 50% तक चीनी होती है। हमने कोई नाश्ता किया, नाश्ते में हमने कोई स्नैक्स खाया तो वो स्नैक्स, कोई केक खाया तो चीनी का बना हुआ है। हमने जो बिस्किट खाया, बिस्किट के अंदर भी 15 से 20% से लेकर 30% तक चीनी होती है। हमने फिर नाश्ते के बाद फिर हम पूरे दिन भर हम कुछ स्नैक्स खाते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, कोई बेकरी का आइटम खाते हैं, कोई केक खाते हैं, कोई पेस्ट्री खाते हैं, इन सब के अंदर चीनी है। और ये चीनी की लॉबी कितनी बड़ी है कि खाने पीने की जितनी इंडस्ट्री है, उस खाने पीने की इंडस्ट्री का सीधे सीधे यदि मैं कहूं तो 100 रुपए की यदि इंडस्ट्री है, इसको आप 100 करोड़ रुपए बोल लीजिए, इसको 100 लाख करोड़ रुपए आप बोल लीजिए, इसका 30% सीधा सीधा चीनी की फैक्ट्रियों की लॉबी की जेब में जाता है। क्योंकि खाने पीने के नमकीन आइटम को छोड़कर जितने मीठे आइटम बनेंगे उसमें 25 से 30% चीनी एक मेजर पार्ट होती है। तो ये चीनी क्या है? ये चीनी केवल कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर एक भी पोषक तत्व तो नहीं है। ये चीनी जैसे ही हम मुंह में डालते हैं ना, तो मुंह में डालते ही मुंह को नुकसान करती है, और मुंह से गले से जैसे ही नीचे उतरती है, वो किसी भी रूप में है, वो बिस्किट के रूप में है, वो केक के रूप में है, वो पेस्ट्री के रूप में है, वो जूस के रूप में है, वो कोई हेल्थ टॉनिक के रूप में है, वो जैसे ही नीचे उतरती है तो आंत को नुकसान पहुंचाती है। अकेले चीनी जैसे ही खाते हैं तो दांत सड़ते हैं, मसूड़े सड़ते हैं, ये तो सब आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दांतों की बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। हमारे दादा नाना के दांत, अभी जैसे हम बचपन में जिस गांव में रहे तो हम दातुन कर लेते थे बहुत अधिक, रोज कोई पेस्ट नहीं करते थे। और मुझे ध्यान है 8वीं 9वीं तक तो पेस्ट कभी कभी एक हफ्ते में एक बार करते थे, लेकिन चीनी नहीं खाते थे। कभी खाना होता था तो गुड़ या सामान्य चीजें खाते थे। तो आज यदि हम अपने बच्चों से कंपेयर करें तो घर में जो छोटे बच्चे हैं, पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं, उनके 8 साल 10 साल की उम्र में दूध के दांत टूटने से पहले सड़ जाते हैं। लेकिन उस समय हमारे दादा के, हमारे परदादा के, नानी के कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी दांत के डॉक्टर के पास नहीं गए और आज 80 साल की 90 साल की उम्र में भी उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं। अकेले अमेरिका की बात करें, हम अकेले ब्रिटेन के स्कॉटलैंड की बात करें, छोटा सा एक ब्रिटेन का एरिया है, उसमें स्कॉटलैंड में जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, और 16 साल के होते होते कई बच्चों के दांत निकालने पड़ते हैं। और हर साल ब्रिटेन में 40 लाख दांत निकाले जाते हैं, जिनका वजन किया जाए तो 4000 किलो तो दांतों का वजन हो जाता है। वो केवल किस कारण से होता है? क्योंकि कैंडी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो दांत से चिपक जाती है, फिर दांत छड़ता है। फिर आगे और क्या होता है कि अगले ये जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है, ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है, इसमें फैट का रोल है, लेकिन फैट से भी बड़ा रोल चीनी का है। हम यदि केवल फैट खाएं तो फैट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना चीनी से फर्क पड़ेगा। आज यदि किसी थोड़े से भी जो हेल्थ के प्रति अवेयर है उससे यदि हम पूछें कि यदि आप चीनी खाओगे तो चीनी से हार्ट की बीमारी हो सकती है क्या, तो सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति, और हो सकता है कुछ डॉक्टर भी ये कहें कि चीनी और हार्ट का कोई लिंक नहीं है। चीनी वजन तो बढ़ा सकती है, चीनी दांत गला सकती है, चीनी डायबिटीज कर सकती है, ये तो कहेगा, लेकिन वो हार्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि एक्चुअल में रिसर्च 1960 से पहले ये कहती है कि यदि हृदय रोग होते हैं तो उसमें चीनी की एक बड़ी भूमिका है। अमेरिका में जो मरने वाले रोगी हैं उसमें 54% हार्ट के रोगी होते हैं। ये 54% हार्ट के रोगी, ये कहा जाता है कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति चीनी का उपभोग जो लोग करते हैं, वो अल्कोहल से लेकर जितना जूस पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उसमें 400 ग्राम चीनी ये माना जाता है कि अमेरिकन ऑन एन एवरेज प्रयोग करते हैं। लंदन के एक प्रोफेसर हैं डोडिकॉन जी, उन्होंने एक चूहों के ऊपर प्रयोग किया। 270 चूहों का ग्रुप लिया। पहले ग्रुप में उनको कॉर्न सिरप और उन्होंने स्टार्च वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड दिया, और उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो 172 था। फिर उन्होंने फूड चेंज कर दिया, 15% ऑयल दिया, और ऑयल के साथ साथ स्टार्च के बदले, कार्बोहाइड्रेट के बदले उन्होंने चीनी दे दी उनको। अब जैसे उन्होंने चीनी दी तो उन चूहों का कोलेस्ट्रॉल 172 से बढ़कर 400 से ज्यादा हो गया।
इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि हाइड्रोजनेटेड यदि हम डालडा खाते हैं तो उससे जितना नुकसान होता है उससे भी कई गुना ज्यादा केवल चीनी से नुकसान होता है। चीनी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो उससे भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का, हार्ट की बीमारी पैदा करने का काम चीनी करती है। आगे चीनी से मोटापा बढ़ता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। चीनी जैसे ही हम खाते हैं तो एकदम एनर्जी ब्रस्ट होती है और एनर्जी ब्रस्ट होते ही शरीर को एकदम इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो शरीर को एक बार में तो चुस्ती महसूस होती है, लेकिन लेटर ऑन देखा जाए तो शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है और वो शुगर जो हमारे शरीर में है वो जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो डायबिटीज होती है। आज भारत को पूरी दुनिया में डायबिटीज की राजधानी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम चीनी का खूब प्रयोग करते हैं। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू गॉफमैन, वो कहते हैं कि हमारे ब्लड में जो लाइपोप्रोटीन बढ़ने के दो कारण हैं, एक तो फैट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। और इसमें भी कहते हैं कि फैट से भी जो कार्बोहाइड्रेट के कारण, मतलब चीनी के कारण जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये फैट से भी ज्यादा खतरनाक है। वो आगे कहते हैं कि जब हम चीनी खाते हैं तो चीनी से हमारे शरीर के अंदर ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये चीनी फैट में चेंज हो जाता है और ब्लड में जो पहले से ही फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे फैट के एसिड्स हैं, फैट है, वो जब चीनी से खाएं तो चीनी से जो फैटी एसिड्स बनते हैं हमारा ब्लड उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी तो मिलती है लेकिन वो झूठी एनर्जी है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो दूसरा फैट है वो फैट हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो डायबिटीज भी होती है और मोटापा भी बढ़ता है। जब चीनी हम खाते हैं तो चीनी केवल कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके पाचन के लिए जब हमारी चीनी आंत में जाती है, दांत के नीचे, तो आंत में जाते ही हमारे आंत के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति या आप आज थके थके महसूस करें, आपका शरीर टूटे, काम करने का मन नहीं करता, आप हैं 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, जवान हैं कहने के लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन आपका काम करने में मन नहीं करता, आपका शरीर टूटा टूटा रहता, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आप विटामिन डी चेक करवाइए, आप विटामिन B12 चेक करवाइए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चेक करवाइए। तो जब आप ये चेक करवाते हैं तो 100 में से आज भारत में 85 लोगों का विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम रहता है। विटामिन डी और विटामिन बी जो कम हो रहा है उसमें विटामिन बी में चीनी का एक बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा बैक्टीरिया है, ये चीनी जैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो उस फ्लोरा बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिससे विटामिन बी बनना कम हो जाता है, थायमीन कम हो जाता है, जिससे हमारी अलग अलग प्रकार की डिजीज हमारे शरीर के अंदर लगती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, बेरी तो होता ही है। विटामिन बी की कमी से इसके साथ साथ हार्ट खराब होता है और हाइपरटेंशन लगातार रहनी शुरू हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। और क्या होता है चीनी से? शिकागो में एक डॉक्टर पोल ने 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च किया। वो रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि चीनी खाने वालों के में हार्ट डिजीज होने की संभावना 2 गुनी से ज्यादा हो जाती है और ये शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। इजराइल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कोहन, उन्होंने एक रिसर्च की। देखिए, इजराइल 1948 में बना। 1948 में बनने के बाद इजराइल के अंदर अलग अलग देशों से लोग आए, तो उन्होंने ये देखा कि इजराइल में जो यहूदी आए हैं, जैसे जर्मनी से आए, जापान से आए, जर्मनी से आए, यूरोपियन अलग अलग देशों से आए, रूस से भी आए, साउथ अफ्रीका से भी आए और यमन से भी यहूदी आए, तो उन्होंने देखा कि जो यमन से यहूदी आए हैं उनमें दिल की बीमारियां नहीं है, उनको दिल के दौरे नहीं पड़ते। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो ये पाया कि ये जो यमन के लोग हैं, इनके जीन्स में, इनके डीएनए में कोई चेंज नहीं है, इनकी ऐसा भी नहीं है कि ये सारे कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हों। तो उन्होंने पता किया तो ये पता लगा कि ये जो यमन के यहूदी हैं जो इजराइल में आए हैं, जिनको दिल के दौरे नहीं पड़ते, इनके भोजन में, इनकी फूडिंग हैबिट में ये चीनी कम खाते हैं, और चीनी कम खाते हैं तो इनको दिल की बीमारियां नहीं होती, दिल का दौरा नहीं पड़ता। आम आदमी ये समझता है कि चीनी से केवल दांत खराब होते हैं, मोटापा आता है, चीनी से आंतें खराब हो जाती हैं, चीनी से स्किन की डिजीज होती है, चीनी से किडनी की बीमारी होती है, चीनी से ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, चीनी से इंडाइजेशन होता है, चीनी से कॉन्स्टिपेशन होता है, चीनी से गैस बनती है, चीनी से सिरदर्द होता है, चीनी से चिड़चिड़ापन होता है। चीनी के अंदर ऐसे
चीजें हैं जो हमारी, जैसे हमारी जो स्किन है ना, स्किन के अंदर जो टोनिंग होती है, जो चमक आती है, उसके लिए हमारी स्किन में कोलेजन नाम का एक तत्व होता है जो हमारी इस स्किन को मुलायम बनाता है, इलास्टिक बनाता है। तो चीनी से स्किन की चमक कम हो जाती है, हमारी टोनिंग कम हो जाती है, हमें बूढ़ा करने का काम करती है। यदि हम चीनी खाते हैं तो हमारी स्किन की चमक कम हो जाएगी, झुर्रियां जल्दी पड़ेगी, हम बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। हमने गुड़ खाना बंद कर दिया, हमने खांड सारी खानी बंद कर दी, हमने शक्कर खानी बंद कर दी, हमें दिखने में जो अच्छा लगे उसको हम अच्छा मानते हैं। हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया कि यदि हम खांड डालेंगे, यदि हम खजूर के गुड़ का, खजूर की शक्कर का प्रयोग करेंगे, यदि हम छुआरे की शक्कर का प्रयोग करेंगे, यदि हम ताड़ की शक्कर का प्रयोग करेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे। चीनी बनाते क्यों हैं? बनाते इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेजों ने मिल लगाई तो ये उपभोक्तावाद है, क्योंकि एक व्यक्ति को मिल चलानी है तो सब कुछ उसको बनाना है। पुराने जमाने में जो खांड के, गुड़ के उद्योग लगते थे उसमें किसान ईख नहीं बेचता था, किसान ईख पैदा करता था, ईख से अपने घर में ईख को कोल्हू के ऊपर चढ़ाकर गुड़ बनाता था, शक्कर बनाता था, खांड बनाता था, उसको खुद भी प्रयोग करता था, उसको बाजार में बेचता था। तो हम किसी विदेशी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं करते। किसान अपने रॉ मटेरियल को नहीं बेचता था, गन्ने को नहीं बेच रहा किसान फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहा है। और आज समस्या क्या है? समस्या यही है कि किसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने रॉ मटेरियल को बेचे। तो बनाते क्यों है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। आगे हम बात करें तो एक रिसर्च में यह पता लगा कि दिमाग के अंदर, ब्रेन में जो एल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां होती हैं, इसमें भी चीनी का एक बड़ा रोल है। अगली, चीनी के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। शुगर बस्टर्ड के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, जो द कार्बोहाइड्रेटेड डाइट के नाम से पुस्तक लिखी गई है, जिसमें 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो चीनी है ना, ये एडिक्शन पैदा करती है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो हम शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं, कैफीन या कोकीन या हीरोइन की तरह जैसे हमारे दिमाग के अंदर एडिक्शन पैदा होता है, वैसा ही एडिक्शन ये चीनी पैदा करती है। तो एक साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को चीनी दी और एक ग्रुप को बिना चीनी वाला रखा। तो जिस ग्रुप को चीनी दी थी उसमें से कुछ चूहों को उन्होंने ब्रेन को देखा, तो ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं, जो दिमाग के रिसेप्टर हैं, वो एक तरीके से डेड हो गए और उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे जिनको कोकीन देते हैं, जिनको अफीम देते हैं, जैसी हरकतें वो करते हैं वैसे ही चीनी वाले ग्रुप ने करना शुरू किया। और जब चीनी देना बंद किया तो बंद करते ही उनके लक्षण वैसे ही थे जैसे किसी एडिक्टेड व्यक्ति को, नशे के व्यक्ति को नशा नहीं मिलता तो जैसे वो पंजों को हिलाता है, उसके अंदर सिरदर्द होता है, उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें वो पागल जैसा दिखाई दे, तो ऐसी ही एक्टिविटी उन चूहों ने करनी शुरू की। तो चीनी एडिक्शन पैदा करने का काम भी करता है। आपने घर में देखा होगा ना कि आपने एक चॉकलेट बच्चे को दिलवाया तो बच्चा फिर अगले दिन चॉकलेट की बात करता है। आपने जूस पीने की आदत डाल ली, आपने कुछ केक खाने की आदत डाल ली, बिस्किट खाने की आदत डाल ली, तो आपको उतने टाइम के बाद फिर भूख लगती है और फिर आप खाना चाहते हैं। तो चीनी और क्या करती है हमारे शरीर के अंदर? चीनी प्रोटीन के काम करने की शक्ति को कम कर देती है, हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। चीनी के कारण हमारे शरीर के अंदर पथरी बनती है। चीनी हमारे शरीर के अंदर, देखिए चीनी पूरी तरह से एसिडिक है। यदि हम चीनी के प्राकृतिक, जैसे मिश्री की बात करें, मिश्री आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगता है। तो देखिए चीनी एसिडिक है, चीनी गर्म है। इसके बदले में हम खांड की बात करें, हम मिश्री की बात करें तो वो एसिडिक नहीं है और वो गर्म भी नहीं है, उनकी तासीर ठंडी है। तो चीनी एसिडिक है, चीनी एसिडिटी पैदा करती है, हमारे शरीर को एसिडिक बना देती है, हमारे ब्लड को एसिडिक बना देती है। और आप सबको पता है, जो नेचुरोपैथी को जानते हैं, जो योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जब एसिडिटी बढ़ती है, पीएच डिस्टर्ब होती है, तो कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। जब हम चीनी खाते हैं तो चीनी से स्किन डिजीज होते हैं। चीनी के अंदर क्योंकि हाईली एसिडिक है, कोई भी एल्कली गुण इसके अंदर नहीं है, इस चीनी के अंदर कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है, केवल कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चीनी हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को, देखिए हमारी हड्डियों, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है जो कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन आपने उस दूध के गिलास में यदि चीनी डाल दी तो उस चीनी के कारण
हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा कि दूध के कैल्शियम की जो मात्रा आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को मिलनी चाहिए थी, आपके शरीर के इंटरनल सिस्टम को मिलने चाहिए था, वो नहीं मिलती। और वो जब मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस नहीं मिलता तो नतीजा क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चीनी के कारण पथरी होती है। चीनी के कारण, फ्लोरिडा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेलविन, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है एक डी जनरेशन, वो उसमें वो कहते हैं कि चीनी के कारण आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है, उसके एक प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर अपनी रिसर्च में ये कहते हैं कि जब हम सफेद चीनी खाते हैं तो सफेद चीनी में जो हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होता है, विटामिन बी की सीरीज के जो विटामिन कम होते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में पहले तो डायबिटीज होती है, विटामिन तो कम होता ही होता है, फिर डायबिटीज आती है और उसके बाद वो कैंसर तक लेकर आती है। वो कहते हैं जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं उनको मच्छर ज्यादा खाते हैं, उनके ब्लड के अंदर जो केमिकल रिएक्शन से, बायोकेमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसी गंध आती है जो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक डॉक्टर वेस्टर्न हुए हैं, वेस्टर्न प्राइस, वो अपनी बुक में एक रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं कि मेरी पत्नी को साइनस हो गया और उस साइनस का कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, तो उनकी पत्नी ने केवल चीनी खाना बंद कर दिया, कोई उपचार नहीं किया, कोई योग प्राणायाम नहीं, कोई जलनेति नहीं की, तो केवल चीनी खाना बंद किया तो उनका साइनस ठीक हो गया। और जब उन्होंने योग करना शुरू किया तो और उनके स्वास्थ्य में और ज्यादा लाभ मिलने शुरू हो गए। बच्चों के एक डॉक्टर हैं वर्जीनिया के, डॉक्टर पीएलएम, वो ये कहते हैं कि बच्चों के ग्रोइंग पीरियड में यदि हम चीनी देते हैं तो ये बच्चों के ग्रोथ हार्मोन्स को कम कर देती हैं, बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो जाती। टोरंटो के एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हर बच्चा किसी ना किसी रूप में 10 चम्मच से लेकर 12 चम्मच से लेकर 15 चम्मच तक चीनी, 25 चम्मच तक चीनी रोज खा लेता है। और चीनी के कारण आज बच्चों के अंदर मानसिक रोग हो रहे हैं, बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है, उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, उनका मेंटल डेवलपमेंट कम हो रहा है और वो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये टोरंटो के डॉक्टर ने एक रिसर्च की। एक ऐसे डॉक्टर रॉबर्ट हैं, आप इंटरनेट के ऊपर नाम डाल लीजिएगा तो डॉक्टर रॉबर्ट के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन चीनी के ऊपर लगा दिया, अपना पूरा जीवन चीनी के ऊपर रिसर्च करने में लगा दिया। तो वो अपने निचोड़ में ये कहते हैं कि हमारे शरीर को बाहर से किसी भी प्रकार से चीनी की जरूरत नहीं है। शरीर के पोषण के लिए जितनी चीनी की जरूरत है वो हमें फलों से, सब्जियों से, शाक सब्जी से, वेजिटेबल से और फलों से मिल जाती है। चीनी हम बाहर से लेते हैं, उसकी बजाय यदि हम आम की चीनी लेते हैं, गन्ने की चीनी लेते हैं, खजूर की चीनी लेते हैं, अंजीर की चीनी लेते हैं, मुनक्का की चीनी लेते हैं, मीठे फलों की चीनी लेते, देखिए अमरूद जिसको फीका फल माना जाता है उसके अंदर भी शुगर होती है, सेब जिसको फीका फल माना जाता है उसके अंदर भी चीनी होती है, चावल जिसको फीका माना जाता है, डायबिटीज का रोगी चावल भी नहीं खा पाता, क्यों? क्योंकि चावल के अंदर भी शुगर होती है। तो डॉक्टर रॉबर्ट जिन्होंने अपना पूरा जीवन शुगर के लिए लगा दिया, वो ये कहते हैं कि बाहर से शुगर लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए जो शुगर नहीं ले सकते वो क्या लें? देखिए शुगर के रूप में हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है गुड़। अब आप कहेंगे जी गुड़ की तो चाय नहीं बना सकते, गुड़ की चाय भी बना सकते हैं। आप चाय बनाइए, चाय पत्ती उबालिए, दूध डाल दीजिए और चाय को आग से उतारने के बाद उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर आप घोल दीजिए, तो आपको चाय का टेस्ट चीनी वाली चाय से कई गुना ज्यादा आएगा। गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, खांड का प्रयोग कर सकते हैं, खंडसारी के नाम से जो राब से बनती है उस खांड का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने यहां 20 प्रकार की देसी खांड बनती थी। मटके में जो खांड बनती थी उसको मटके वाली खांड, ठेकरी वाली खांड बोलते थे। ऐसे ही आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। पीली शक्कर आती थी, आपने देखा होगा कभी बाजरे की रोटी के साथ, जो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर भारत से उन्होंने खाई होगी, बाजरे की रोटी के साथ पीली शक्कर या लाल शक्कर के अंदर घी डालकर खाया होगा, वो उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो चीनी की तरह नुकसानदायक नहीं है। इसी तरह आप बूरा का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। नेचुरल मिठास के लिए आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं, आप गन्ने के रस का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जागरी पाउडर के नाम से, ये खजूर के पाउडर के नाम से आपको इंटरनेट के ऊपर ये सारे विकल्प मिल जाएंगे। आप खजूर सूखे ले आइए, घर के अंदर उनको धूप में सुखा लीजिए और उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, तो आपकी नेचुरल शुगर तैयार हो गई। आप इस प्रकार से नेचुरल शुगर आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये
नेचुरल शुगर का आप प्रयोग करें। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी शुगर नहीं खानी तो हम शुगर फ्री का प्रयोग कर लें क्या? ये जो शुगर फ्री है ये भी जो चीनी से 200 गुना 100 गुना ज्यादा मिठास देती है, ये शुगर फ्री तो चीनी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो शुगर फ्री से इलाज होने वाला नहीं है। चीनी से और क्या होता है, चीनी से हमारी हड्डियों का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उससे और कई सारी बीमारियां लगती हैं, हमारी आयु कम हो जाती है, हमें जो बुढ़ापे में बीमारियां लगती हैं उन बीमारी लगने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए अभी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर एक जाति है हुंजा, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। वो जो हुंजा जाति है जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर है, उस हुंजा जाति के लोग 110 साल तक 120 साल तक जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वह केमिकल वाली चीनी का प्रयोग नहीं करते, कोई भी डिब्बाबंद आइटम प्रयोग नहीं करते। वो कैसी चीनी खाते हैं? वो खुमानी खाते हैं, वो खजूर खाते हैं, वो नेचुरल शुगर का प्रयोग करते हैं, वो पूरे दिन खूब चलते हैं, वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं, प्रकृति के ऊपर नंगे पैर चलेंगे। हर हुंजा जाति का व्यक्ति कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है। और हुंजा जाति की महिलाएं 70 साल की उम्र में मां बनती हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसके ऊपर 10 से ज्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं। आपको केवल गूगल करना है हुंजा, HUNJA, हुंजा डालिए, आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा कि 70 साल की उम्र में कोई मां बन सकती है। 80 साल की वहां के आप बुढ़िया को देखेंगे तो बूढ़ी नहीं लगेगी, उसके चेहरे की जो चमक है वो जो हमारे यहां जो 20-25 साल की कोई युवती या युवक है उससे भी ज्यादा उसके अंदर चमक पड़ेगी। उनकी झुर्रियां नहीं पड़ती, उनकी आयु 110 साल 120 साल तो नेचुरल आयु है। क्यों? क्योंकि वो डिब्बाबंद का प्रयोग नहीं करते। वो ये जो 4 जहर हम प्रयोग करते हैं, चीनी का, नमक का, मैदा का और वनस्पति घी का, इसका प्रयोग नहीं करते। अब पहले जहर की हमने चीनी के बारे में बातचीत की, अब चीनी के बाद हम अगली बातचीत करते हैं। चीनी के विकल्प भी बताए हैं। देखिए आपको देसी खांड मिलेगी, नाम नोट कर लीजिए, देसी खांड आपको मिल जाएगी, नहीं तो इंटरनेट पर मिल जाएगी आपको, तो देसी खांड मंगवा लीजिए। और एक और विकल्प है चीनी का सबसे अच्छा, जिसको विदेशों में जो अमीर लोग हैं ना वो प्रयोग करते हैं, आप शहद का प्रयोग कीजिए, सबसे अच्छा है। शहद की कोई बराबरी नहीं है। तो आप में से जो, देखिए आपके घर में एक महीने में 5 किलो चीनी लगती है, अभी 40 रुपए किलो चीनी होगी, तो 40 रुपए किलो चीनी की जगह आप यदि शहद का प्रयोग करें तो शहद कितना होगा? 250 रुपए किलो होगा। तो 40 रुपए की 200 रुपए की चीनी लगती है, आपने यदि शहद का प्रयोग किया तो वो 200 रुपए की जगह 1000 रुपए का लगेगा। आप थोड़ा सा कम खाएंगे तो वजन भी कम होगा, और कम खाएं लेकिन हेल्दी खाएं तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि ने एक विकल्प उपलब्ध करवाया है। मैं देखिए ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जो केवल चैरिटी करने का काम करता है। आपको आसपास लोकल मिले तो आप वो ले सकते हैं। गुड़ को पतंजलि मेगा स्टोर के ऊपर आप ले सकते हैं, नहीं मिले तो कहां से ले, तो मेगा स्टोर के ऊपर आप गुड़ को ले सकते हैं। पतंजलि ने मधुरम उपलब्ध करवाया है। वो मधुरम एक तरीके से नेचुरल शुगर है जो खांड को और गुड़ को, जागरी पाउडर को मिलाकर बनाई गई है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके लोकल आसपास कहीं गन्ना उगता है तो वहां पर उस गांव में जाइए और उसको कहिए कि आप हमें गुड़ बना कर दीजिए, हम आपसे गुड़ इकट्ठा खरीदेंगे। आपको कोई बॉर्नविटा खाने की जरूरत नहीं है, हॉर्लिक्स खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ जो बनवाएं उसी गुड़ में आप मूंगफली मिला सकते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धाचार्य जी बताते हैं तिल मिलवा सकते हैं, उसी गुड़ के अंदर आप थोड़ा सा शतावर मिलवा सकते हैं, उसके अंदर आप अश्वगंधा मिलवा सकते हैं। आप ये मिला लेंगे तो वो गुड़ आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो ये विकल्प उपलब्ध हैं। जो खजूर की चीनी आती है तो इन चीनी का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत स्वस्थ विकल्प है। मिश्री आपने खाई होगी, देखिए मिश्री भी 2 प्रकार की है। एक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो आपको जो चौकोर मिश्री मिलती है आपको सौंफ के साथ, वो असली मिश्री नहीं है, वो नकली मिश्री है। वो चीनी को ही बड़े साइज में बनाया गया है। असली मिश्री कौन सी होती है? असली मिश्री केवल वही होती है जिसके अंदर धागा होता है, जिसको आप पंसारी की दुकान पर जाएं तो जिसको बोलते हैं सरटे वाली मिश्री या धागे वाली मिश्री। उसकी तासीर वो ठंडी होती है और भगवान श्री कृष्ण उसको खाते थे। इसका मतलब क्या है कि 4000-5000 साल पहले भी हम मिश्री बनाना जानते थे, और जब हम मिश्री बनाना जानते थे तो हम चीनी भी बना सकते थे। लेकिन हमने चीनी नहीं बनाई, हमने मिश्री बनाई, हमने खांड बनाया, हमने गुड़ बनाया, हमने नेचुरल जागरी पाउडर शक्कर बनाई। ये शक्कर चीनी वाली शक्कर नहीं, हमारी देसी शक्कर बनाई, लाल वाली शक्कर बनाई। तो ये मधुरम के नाम से एक
आपको चाय में डालना है तो कई बार आप गुड़ को नहीं डाल सकते, तो आप ये मधुरम ले सकते हैं। तो इस मधुरम के अंदर आपको मिठास भी पूरी मिलेगी और आपके चाय बनाते हुए दूध के अंदर भी डालकर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे जहर की। दूसरे जहर की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक प्रयोग करवाना चाहूंगा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर केवल ताकत वो नहीं है जो हमारी मसल्स पावर है। अभी कोरोना के काल में आपने एक और ताकत के बारे में सुना होगा जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। अभी आपने कोरोना के काल में यह देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज को टीवी पर देखकर योग किया और वो ठीक हो गए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो ये इम्यूनिटी जैसे है, जैसे हमारी एक बाहर की मसल्स पावर है, एक इम्यूनिटी की पावर है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कई रूपों में होती है जिसको पंच प्राण के रूप में कहा गया है। हम केवल मसल्स पावर, आज देखिए आप वैज्ञानिक के पास जाएंगे तो वो नापेगा, तो क्या नापेगा, वो ग्रिप टेस्ट करेगा। ग्रिप टेस्ट जैसे ऐसे कोई ग्रिपिंग मशीन है तो उसमें नापेगा कि देखेगा आप कितना दबा सकते हो। इधर मीटर लगा रहेगा तो वो नाप लेगा कि आपने कितने किलो का ताकत लगाई, कितने किलो का बल लगाया, वो ऐसे दिखाएगा। ऐसे, ये तो मैंने क्लैंप दिखाई है, ऐसे ही ग्रिपिंग पावर वो चेक करते हैं कि आपकी ताकत कितनी है, पंजे की ताकत कितनी है। फिर फेफड़ों की ताकत नापने के लिए पीएफटी चेक करते हैं कि आप सांस भर के, मतलब आपने कितनी सांस यंत्र से भरी और कितनी निकाली, तो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी को पता लगता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनको हम सामान्य तौर पर नाप नहीं सकते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक प्रयोग अभी इंडिया टीवी के ऊपर दिखाया था, वो प्रयोग मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। आइए एक बार, अभी ना लीजिए, अभी कटोरी लाओ, हाथ झाड़ लो, एक गिलोय लाओ। ये देखिए, ये गिलोय ली है मैंने और ये मैंने नमक लिया है। इन दो नमक और गिलोय के ऊपर एक हम प्रयोग करके देखेंगे। ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे 10 साल पुराने भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं। देखिए, अभी इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक बार हाथ को सीधा करो, सीधा करो, देखते हैं। सीधा, ये एक सीधा करो, एक सीधा करो, मुट्ठी बना के दबाना है। देखिए इस हाथ को सीधा करेंगे तो अभी देखिए इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो इनकी नेचुरल पावर के बारे में पता लगेगा। मैं इनको एक उंगली से दबा नहीं पा रहा, ठीक है। अब देखिए, इनको ये हम नमक देते हैं इनके दूसरे हाथ में। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये प्रयोग हमें बताया था, सिखाया था। अब ये नेचुरल नमक है। नमक के नुकसान के बारे में बात करेंगे। ऐसे हम चीनी भी ले सकते हैं, तो चीनी और गुड़ के साथ भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब एक हाथ में इन्होंने नमक लिया, अब ये दूसरे हाथ में दबाएंगे। अब दूसरे हाथ में जब हम दबाएंगे तो ये देखिए इनकी जो अंदर की पावर है, वो अंदर की पावर, आपको कितना बल लगाना पड़ रहा है, आपकी ताकत कम हुई कि ज्यादा हुई? ये प्रयोग आप घर में कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे भाई और बहन के साथ कीजिए। देखिए, ये हालांकि वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, मैं खुद विज्ञान को मानने वाला हूं। इसमें वैज्ञानिक प्रयोग हम वेट के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंस्टेंट करना था तो मेरे पास वेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको वेट के साथ करके दिखाता। आप अपने घर के ऊपर कर लीजिए। घर में आपके चीनी भी है, नमक भी है, गुड़ भी होगा। गुड़ नहीं हो तो तुलसी माता के पत्ते ले लीजिए, गंगाजल हो तो गंगाजल ले लीजिए, गिलोय है तो गिलोय ले लीजिए। तो इन चीजों के अंदर प्राणिक एनर्जी कैसे होती है ये हमें पता लगता है। देखिए, इन्होंने हाथ झाड़ लिए। अभी हम गिलोय पकड़ाई इनके हाथ में, ये जीवनी शक्ति वाली है, इससे प्राण शक्ति बढ़ती है। तो ये गिलोय दूसरे हाथ में पकड़ लो। अब देखिए, इनको गिलोय पकड़ाई तो अभी मैं एक उंगली से दबाने की कोशिश करूंगा तो मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, और इनको भी महसूस हो रहा है कि मैं जो ताकत लगा रहा हूं इनको कितना रेजिस्ट करना पड़ रहा है। अब फिर से हम देखिए, दोबारा दोहराते हैं एक बार, फिर से ये नमक को ले लेंगे। अब ये नमक है, नमक को लेके देखिए इनकी प्राण शक्ति कैसे कम होती है। देखिए, ऊर्जा कई रूपों में होती है। ये कोई बहुत वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोग मैं इसको तभी कह सकता हूं जब मैं किसी क्वांटिफाई मैनर में इसको नापूं। मैंने कितना बल लगाया, इन्होंने कितना बल लगाया, इसमें थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अभी लैब के अंदर नहीं हूं तो आप ये प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। एक आप गुड़ लीजिए, एक आप चीनी लीजिए, एक आप ये नमक लीजिए, सामान्य नमक, समुद्री नमक, और एक आप ले सकते हैं सेंधा नमक, या एक बार आप प्रयोग कर सकते हैं तुलसी माता के पत्तों से, या आप गिलोय से प्रयोग कर सकते हैं, या और कोई आप जैसे एक तो स्टील का बर्तन पकड़ें और एक आप तांबे का बर्तन पकड़ें, तो इनके अंदर आपको पता लगेगा कि आपके शरीर के प्राण शक्ति के ऊपर कैसे ये असर करती है। देखिए, अभी इन्होंने नमक लिया है तो नमक में जब मैं ये हाथ करो, मजबूती से करना। अब ये नमक लिया है तो मैं बल लगा रहा हूं तो इनकी उतनी ताकत नहीं आ रही, इनका हाथ नीचे जा रहा है। ताकत ज्यादा भी लगा रहे हैं तो भी हाथ नीचे जा रहा है। तो ये नमक हमारी प्राण शक्ति को कहीं ना कहीं कम करता है। इस प्राण शक्ति को मैं एम्पियर में या वोल्टेज में या किसी और तरीके से नहीं कह पा रहा। तो ये दूसरा जहर है नमक। अब नमक की थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखिए, नमक 5 प्रकार का होता है।
सबसे पहले तो नमक की हम प्रयोग करें, एक तो जो टेबल साल्ट जो सादा नमक होता है जिसमें आयोडीन मिला होता है, जो भारत के अंदर बेचा जाता है उसको टेबल साल्ट या सादा नमक बोलते हैं। दूसरा होता है सेंधा नमक, तीसरा होता है काला नमक, चौथा एक नमक आता है जो केमिस्ट की शॉप पर मिलता है जिसको बोलते हैं लो सोडियम साल्ट। ये मैंने इतना दबाया कि मेरी उंगली दर्द करने लगी, ज्यादा बल लगा दिया। तो और पांचवा होता है सी साल्ट। तो इसमें देखिए, जब आप नवरात्र का व्रत करते हैं तो आप सफेद नमक खाते हैं क्या? सामान्य नवरात्र का व्रत करते हैं तो आप सेंधा नमक खाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंधा नमक सात्विक है। सेंधा नमक में किसी भी पशु पक्षी के मतलब जब समुद्री नमक बनाया जाता है तो समुद्र के जो जलीय जीव जंतु हैं वो भी वाष्पीकृत होकर उनकी हड्डियां भी उसके अंदर आ जाती हैं, ऐसा एक माना जाता है। तो अपने आयुर्वेद के अंदर समुद्री नमक को, सामान्य नमक को बहुत अच्छा नहीं माना गया, सबसे अच्छा माना गया है सेंधा नमक को। फिर उसके बाद काले नमक को माना गया है। उसके बाद राजस्थान में एक झील है सांभर, उस झील का भी एक टाइप का नमक होता है। तो अलग अलग प्रकार का नमक होता है। तो 5 प्रकार के नमक में यदि हम बात करें तो नमक जो हम सामान्य तौर पर नमक का प्रयोग करते हैं, उस नमक की प्रतिदिन की मात्रा यह कहा जाता है कि 5 ग्राम तक निर्धारित की गई है। आज एक सामान्य भारतीय रेगुलर उस मात्रा से 2 गुना नमक खाता है। नमक का नुकसान क्या है इसकी भी मैं बात करूंगा कि यदि हम में से किसी व्यक्ति ने एक पिज्जा हट में जाकर, किसी आप में से आपके किसी बच्चे ने कहीं भी एक कोई नमकीन का स्नैक्स का कोई पैकेट खा लिया, वो कुरकुरे हो सकते हैं, वो चिप्स हो सकता है, वो मैड एंगल हो सकता है, वो बिंगो फिंगो कुछ भी हो सकता है, या आप में से और हम में से कोई बीकानेरी भुजिया का शौकीन है, कोई मूंग की दाल का शौकीन है, कोई चने की दाल का शौकीन है, तो हमने वो खा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए जितने भी नमकीन बनती है ना, इसमें लगभग 10 से लेकर 15, 20, 25% तक चिकनाई, नमक और ये जहर मिला रहता है। तो हमने यदि 60-70 ग्राम नमकीन भी खा ली तो पूरे दिन जितने नमक की आवश्यकता है उतने नमक से ज्यादा नमक तो हम केवल एक चिप्स का पैकेट, एक नमकीन की कटोरी में चाय के साथ जो हम नमकीन खाते हैं उसके साथ खा जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम, अगर कोई व्यक्ति किसी पिज्जा हट में जाकर, डोमिनोज में जाकर एक पिज्जा खाता है, एक बर्गर खाता है, तो उस बर्गर में और उस पिज्जा में टेस्ट डालने के लिए जो उसके ऊपर लिखते हैं या जितनी जरूरत है उससे 2 गुना वनस्पति घी डाला जाता है, रिफाइंड ऑयल डाला जाता है, डालडा घी डाला जाता है, और जितनी जरूरत है टेस्ट के लिए 2 गुना 3 गुना उसके अंदर नमक डाला जाता है। तो एक हमने पिज्जा खा लिया, एक कुछ स्नैक्स खा लिया, तो हमारे दिन भर की जितनी नमक की जरूरत है उससे ज्यादा नमक हम खा जाते हैं। नमक हमारे खाने में स्वाद बनाता भी है, लेकिन हमारी सेहत को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम नमक करता है। नमक जितनी जरूरत है हम उससे डबल मात्रा में खाते हैं, और अलग अलग रिसर्च हुई है। यूएस के अंदर तो न्यूयॉर्क के जो हेल्थ कमिश्नर है थॉमस फर्ले, वो एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में वो जितने भी रेस्टोरेंट हैं न्यूयॉर्क के अंदर और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ये जितने भी मैकडोनाल्ड से लेकर जितने भी पिज्जा के जितने भी ये बने हुए हैं, उनको ये कहते हैं कि आप जो नमक प्रयोग करते हैं आपको आने वाले 5 साल में 25% नमक कम करना है। क्यों? क्योंकि हम यदि नमक आज कम नहीं करेंगे तो इस नमक के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे हार्ट की, हमारी बॉडी की सारी नसें नाड़ियां फैल जाती हैं, और नसें नाड़ियां फैलने के बाद हमारे शरीर के अंदर इस नमक के कारण बॉडी में वाटर का रिटेंशन होता है। नमक के कारण ही हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ जाता है, नमक के कारण डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आती है, नमक के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, नमक के कारण सोचने समझने की क्षमता भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सोडियम के कारण, पोटाशियम के कारण ये होता है। आप में से जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार आंखों के सामने ऐसा लगता है कि कोई उड़कर जा रहा है, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो नमक के ऊपर 12,000 लोगों के ऊपर एक शोध किया गया। उस शोध के खत्म होने तक 2270 लोगों की मौत हो गई, और जो 2270 लोगों की मौत हुई उसमें 825 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, और दिल के दौरे पड़ने में उनमें 433 लोगों के अंदर ब्लड का क्लोट आया या शोध आया। उस शोध में यह कहा गया कि इसमें जिनको हार्ट अटैक हुआ उसमें एक बड़ी संख्या वो थी जो नमक, सोडियम और पोटाशियम का ज्यादा प्रयोग करते थे।
नमक के प्रयोग करने से जो दिल का दौरा पड़ता है, उस दिल के दौरा पड़ने के चांसेस 200% तक बढ़ जाते हैं। अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है, वो कहते हैं कि 90% अमेरिकी ऐसे हैं जो जरूरत से 2 गुना ज्यादा नमक खाते हैं। और वो कहते हैं कि नमक से बचने के लिए, नमक नेचुरल रूप से, नींबू है उसके अंदर, नींबू से लेकर जितना दूध, दही है, फल सब्जियां हैं, इनके अंदर भी अलग अलग रूपों में नमक की एक मात्रा होती है। और हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में बाहर से नमक की जरूरत पड़ती है। हमारे घर के अंदर नमक कितना मिलता लगता है? 1 महीने में लगभग 1 किलो के नमक की एक थैली लगती है। आप वो नमक की थैली लेंगे तो 25 रुपए की, 20 रुपए की आती है। उस नमक को यदि आप सेंधे नमक से रिप्लेस कर दें तो हो सकता है सेंधा नमक आपका 40 रुपए का आएगा। तो एक चाय की और एक कॉफी की कीमत के ऊपर आप अपने घर को एक सफेद जहर से बचा सकते हैं। नमक का प्रयोग कम कीजिए। नमक प्रयोग करना ही हो तो नमक, ये समुद्री नमक का प्रयोग ना करें, इसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। पतंजलि भी सेंधा नमक उपलब्ध करवाती है और केवल इसीलिए उपलब्ध करवाती है ताकि लोगों को स्वस्थ विकल्प मिले। दूसरे प्रकार के नमक भी पतंजलि उपलब्ध करवाती है। दूसरी कंपनियां जो नमक 20 रुपए का उपलब्ध करवाती हैं, पतंजलि वही 12 रुपए का उपलब्ध करवाती है। जो टेबल साल्ट है, वो टेबल साल्ट जैसे ही हम खाते हैं सामान्य नमक, तो सामान्य नमक हमारी हड्डियों को गलाने का काम करती हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक के अंदर सोडियम, पोटाशियम के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सामान्य नमक से ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान कम करने का काम करता है। काला नमक अलग अलग आयुर्वेद के अलग अलग चूर्ण, चटनी से लेकर बहुत सी चीजों में प्रयोग किया जाता है। नमक के कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, यह आपको पता है। नमक के कारण दिल की बीमारी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिटेंशन होता है। सिंगापुर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूथ, वो ये कहते हैं कि यदि आपको हाई बीपी से बचना है, यदि आपको ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो, हार्ट अटैक से मैं बचा रहूं 40-50 साल की उम्र के बाद ही, तो वो कहते हैं कि आप अपने खाने में आज से ही जो नमक खाते हैं उस नमक की मात्रा आधी कर दीजिए, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस भी आधे हो जाएंगे। आज के एपिसोड में हम 4 जहर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जहर चीनी, दूसरा जहर नमक, तीसरा जहर मैदा। हमारे जो गुर्दे हैं ये हमारे शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने का काम करते हैं। नमक पानी का संतुलन भी हमारे गुर्दे बनाकर रखते हैं। ये जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक से जो हाई बीपी होता है उससे हमारे जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं जो फिल्टर करने का काम करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमारे गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते। गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते तो नमक ज़्यादा खाने के कारण पथरी होने का भी खतरा रहता है, पथरी होती है। अब हम बात करें आगे, यदि हम आगे बात करते हैं मैदा की। देखिए तीसरा जहर कौन सा है? तीसरा जहर है मैदा। देखिए पुराने जमाने में हमारे यहाँ कोई विटामिन डी टेस्ट नहीं करवाता था, विटामिन बी टेस्ट नहीं करवाता था, किसी को कैल्शियम के बारे में, किसी को मैग्नीशियम के बारे में, किसी को फास्फोरस के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ तो हमारी तीसरी पीढ़ी के, मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी के आपको 60-70% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, जिन्होंने जीवन में कभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। तो ऐसा क्या था हेल्थ सिस्टम की, जब कोई डॉक्टर नहीं होता था गांव में, जब खाने पीने के लिए कोई मल्टीविटामिन वो खाते नहीं थे, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं खाते थे, कोई हेल्थ टॉनिक नहीं खाते थे, उनको इंटरनेट के ऊपर कोई हेल्थ का इतना ज्ञान देने वाला नहीं था, तो वो कैसे ठीक होते थे? ये उस समय का आप यदि चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय लोगों की आयु भी ज्यादा थी और लोग स्वस्थ भी होते थे। तो तीसरा जहर है मैदा। देखिए हम पुराने जमाने में ज्वार का प्रयोग करते थे, बाजरे का प्रयोग करते थे, रागी का प्रयोग करते थे, हम मल्टीग्रेन खाते थे, अलग अलग अनाज खाते थे, और जो अनाज खाते थे उसको हाथ की चक्की में पीसते थे। हाथ की चक्की स्लो स्पीड में चलती थी। जब वो स्लो स्पीड में चलती थी तो आटा गर्म नहीं निकलता था। आप में से आपके घर में हाथ की चक्की, जब आप बचपन में रहे होंगे तो जो 30 साल से ऊपर है उन्होंने जरूर देखी होगी, तो हाथ की चक्की में दलिया भी पीस सकते थे और आटा भी पीस सकते थे। जो आटा पिसता था वो बहुत बारीक नहीं पिसता था। आटे के अंदर देखिए, गेहूं के अंदर हम देखें तो आटे की यदि हम बात करें तो आटे के ऊपर देखिए गेहूं के 3 पार्ट होते हैं। वो गेहूं का एक दबा हुआ हिस्सा जहां से अंकुर फूटता है उसको गेहूं का जर्म बोलते हैं। गेहूं का जो बाहर का हिस्सा छिलका है उसको गेहूं का ब्रान बोलते हैं। और गेहूं के बीच वाला हिस्सा जिसमें सफेद सफेद मैदा निकलता है, आटा निकलता है, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो अभी जब हम
गेहूं को प्रयोग करते थे पुराने जमाने में तो उसका ब्रान भी पूरा रहता था, उसका एंडोस्पर्म भी रहता था, और उस गेहूं को जब मोटे गेहूं के आटे की हम रोटी खाते थे तो हमारे शरीर के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों प्रकार के फाइबर पूरी मात्रा में मिलते थे। अब दोनों प्रकार के फाइबर मिलते थे, आटा खाते थे और आटा भी बहुत बारीक आटा नहीं खाते थे। आज तो आटा कैसा बिकता है बाजार में कि आटा वही जिसकी सफेद रोटियां बने। देखिए, आटा नेचुरली कभी भी सफेद नहीं होता। जिस आटे की यदि सफेद रोटियां बनती हैं तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, उससे आप स्वस्थ नहीं होंगे। यदि आप पतला आटा खाएंगे, बारीक आटा खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। तो ये जब आटे से हम गेहूं बनाते हैं, आप सब जानते हैं मैदा कैसे बनती है। गेहूं के ऊपर का जो ब्रैन है उस ब्रैन को उतार दिया जाता है, गेहूं का जो जर्म प्लाज्म है उस जर्म को भी निकाल दिया जाता है। जो इंडोस्पर्म बचा हुआ है उस इंडोस्पर्म में जो सफेद वाला हिस्सा है उस सफेद वाले हिस्से को पीस दिया जाता है। अब गेहूं के अंदर जो गेहूं का ब्रैन है उस गेहूं के ब्रैन के साथ ही विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो जर्म प्लाज्म में नहीं होते। तो गेहूं का छिलका उतरता है तो गेहूं के अंदर बहुत से ऐसे पोषक तत्व है वो उतर जाते हैं। पुराने जमाने में जब हाथ से चक्की चलाकर बनाते थे तो वो चक्की स्लो स्पीड पर चलती थी। गेहूं का आटा भी, जो आटा कंपनियां जहां से आप आटा लेते हैं वो हाई स्पीड पर चलती हैं। आपने बचपन में कभी गेहूं का आटा पिसवाया होगा। अभी तो हम सब मॉडर्न हो गए हैं, अब मॉडर्न हो गए हैं तो गेहूं के आटे का पीपा या बर्तन या हम कट्टा उठाकर यदि चक्की के ऊपर जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। बचपन में तो दादा दादी नाना नानी कहते थे तो हम चले जाते थे तो थैली खरीद कर लाते हैं, मॉडर्न होते, स्कूटी के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर लटका के कि कौन झंझट करे। गेहूं लाएंगे, फिर उनको धोएंगे, फिर उनको सुखाएंगे, फिर उनके अंदर गंदगी निकालेंगे, फिर उनको पिसवाएंगे। हम तो पिसा पिसाया लाते हैं, क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। तो पुराने जमाने में जब गेहूं को सुखाकर पिसाकर जब उसको बनाया जाता था तो गेहूं का जो आटा बनता था वो स्लो स्पीड पर बनता था। बचपन में आपने घर के पास की चक्की के ऊपर जो सामान्य स्पीड पर चलती है बिजली वाली चक्की के ऊपर पिसवाया होगा तो जो आटा निकलता है ना वो इतना गर्म निकलता है कि गेहूं का आटा जल जाता है। और वो जब जलता है तो आटे की जलन का पता नहीं लगता, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे गायब हो जाते हैं। उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट जब गायब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। एक तो हमने आरओ लगा दिया, दूसरा गेहूं के आटे को बहुत हाई स्पीड के ऊपर पीसकर खाना शुरू कर दिया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वहां भी नहीं मिलते। माइक्रोन्यूट्रिएंट पानी से भी हमने निकाल दिया। तो आज सारे लोग मल्टीविटामिन खाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का, जिंक की कमी है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन की अलग अलग कमी हो गई है। तो ये सारे पोषक तत्व एक दूसरे से गुथे हुए हैं। मान लीजिए एक पोषक तत्व कम हुआ, मान लीजिए जिंक कम हो गया, मान लीजिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, तो जिंक कम हुआ तो आपकी 4 चीजें और डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपके शरीर में आयरन कम हुआ तो आपकी 50 चीजें और डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब मैदा बनाते हैं तो हाई स्पीड के ऊपर गेहूं का छिलका उतार के गेहूं का जो एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म को पीस लेते हैं तो वो जो आटा मैदा बनती है वो बिल्कुल बारीक बनती है। आज आप हम लोग जो जितने बिस्किट खाते हैं वो मैदा से बनाए जाते हैं। जो स्नैक्स खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, पैटीज खाते हैं, बेकरी के जितने आइटम हैं उसके अंदर मैदा प्रयोग होती है। पिज्जा बनता है तो वो मैदा का बनता है, नूडल बनती है तो वो मैदा की बनती है, पास्ता बनता है तो मैदा का बनता है, समोसा बनता है तो मैदा का बनता है, कचौरी बनती है तो मैदा की बनती है, मठरी बनती है तो मैदा की बनती है, ब्रेड बनती है तो मैदा की बनती है। रेस्टोरेंट के अंदर गए, नान का ऑर्डर दिया तो नान भी मैदा की बनती है। अब रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, आपने नान का ऑर्डर नहीं दिया, आपने रोटी का ऑर्डर दिया तो रोटी भी उसी मैदा की वो बनाते हैं। भटूरे मैदा के बनते हैं। और जब से हमने ये मैदा की चीजें खानी शुरू की हैं तो हम सब बीमार हो रहे हैं, हमारे अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ये मैदा केवल डायबिटीज नहीं बढ़ाती, ये मैदा जब रिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो इसके अंदर इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें मिला दी जाती हैं जो और ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को खराब करने का काम करती हैं। और ये जो गेहूं का छिलका है ना, ये भी आसानी से नहीं उतरता। इस छिलके को उतारने के लिए गेहूं को ब्लीच करना पड़ता है, जिसके अंदर कई सारे केमिकल का प्रयोग होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो जो मैदा बचती है वो हमारे शरीर के लिए एक तरीके से सफेद जहर का काम करती है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बचाते हैं कि ये जब हम मैदा का प्रयोग करते हैं तो मैदा हमारे शरीर के अंदर जब चली जाती है, वो ब्रेड के रूप में गई,
भटूरे के रूप में गई, समोसे के रूप में गई, कचौरी के रूप में गई, नूडल के रूप में गई, पास्ता के रूप में गई, पिज्जा के रूप में गई, बिस्किट के रूप में गई, बेकरी के रूप में गई, केक के रूप में गई। कैसे भी आपने मैदा को अपने शरीर के अंदर लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जो 32 फुट लंबी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पैरास्टालिक मूवमेंट करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर लगभग ये छोटी और बड़ी आंत है, लगभग आप ये समझ लीजिए ऐसी आंत है, गोल गोल पाइप है जो शरीर के अंदर ऐसे बिखरा हुआ है। आपने कभी ये बड़ा खराब एग्जाम्पल है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए देना चाहता हूं, जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है वो इंटरनेट के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत डालें तो आपको शरीर की आंत मिल जाएगी। आपने कभी सड़क के ऊपर देखा होगा ना कि एक पतली, जब कोई कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, पशु का एक्सीडेंट होता है, तो शरीर के अंदर से नलकी सी बाहर निकल जाती है, उसको छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं। तो ये जो छोटी आंत बड़ी आंत है, हम जो खाते हैं वो इसके अंदर से होकर गुजरता है, और उस जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो हमारे खून के अंदर मिल जाते हैं, और जो लास्ट में वेस्ट बचता है वो हम टॉयलेट के रास्ते, स्टूल के रास्ते, हमारा जो मलाशय है उसके रास्ते हम बाहर निकाल देते हैं, हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ये जो आंत पैरास्टोलिक मूवमेंट करती है, तो जैसे ही हम कोई फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसका पोषक तत्व तो तुरंत आंत को मिल जाता है, और आंत के अंदर वो चिपकता नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हम मैदा की बनी हुई चीजें खाते हैं, तो वो मैदा की बनी हुई चीज, देखिए मैदा के अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन का हिस्सा है उसमें ज्यादातर हिस्सा वो ब्रेन के अंदर होता है, जो ब्रेन हमने निकाल दिया। तो जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर वो प्रोटीन का, मिनरल्स का, पोषक तत्वों का उतना हिस्सा नहीं है। तो वो जब अंदर जाता है तो पोषण नहीं मिलता, बल्कि वो मैदा जो भटूरे के रूप में गई, समोसे के रूप में गई, कचौरी के रूप में गई, पिज्जा के रूप में गई, डिब्बाबंद किसी भी पदार्थ को आप लेंगे तो डिब्बाबंद पदार्थ मैदे के ही ज्यादा बने होते हैं, वो अंदर आंतों के अंदर चिपक जाती है, और आंतों के अंदर जब चिपकती है वो, तो उस खाने का डाइजेशन नहीं होता, वो खाना पचता नहीं है, बल्कि वो खाना सड़ने का काम करता है। अब जैसे ही हमारी छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर खाना सड़ता है, तो छोटी आंत, ये देखिए टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर से देखिए जो खाना जाता है, यहां से खाना गया, ये आपका आमाशय है, फिर ये छोटी आंत बड़ी आंत है, इस छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर से खाना जाता है, और ये छोटी आंत बड़ी आंत पैरास्टालिक मूवमेंट करती है, मतलब खुद आगे पीछे ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, तो भोजन आगे की ओर सरकता हुआ चला जाता है। तो जब मैदे से बनी हुई कोई भी चीज हम खाती हैं, तो इस पाइप के अंदर जो नलकी है इसके अंदर वो अंदर चिपक जाता है, और अंदर चिपक कर देखिए जो खाना हम खाते हैं, तो हमारे शरीर का विज्ञान क्या कहता है कि 5 से 6 घंटे के अंदर वो खाना पच के उसके जो पोषक तत्व है वो हमारे खून में मिलकर हमारे शरीर को मिले, हमारे शरीर को पोषण मिले, और जो वेस्ट है पोषण के बाद वो हमारे शरीर से हमारी बॉडी बाहर निकाल दे। ये शरीर का सिस्टम है, शरीर की मशीनरी है। तो मैदा खाते ही वो भोजन पचता नहीं है, बल्कि सड़ना शुरू हो जाता है, तो उससे पेट के अंदर सबसे पहले तो कब्ज होती है, फिर गैस बनती है क्योंकि सड़ रहा है अंदर, फिर खट्टी डकारें आती हैं, फिर बदहजमी होती है, फिर अल्सर होता है, फिर कोलाइटिस होती है, मतलब जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां हैं वो सब होनी शुरू हो जाती हैं। अम्लपित्त बनता है, एसिडिटी होती है, हिचकी आती है, खट्टी डकारें आती हैं, फिर अब डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा तो शरीर के अंदर कुपोषण पैदा हो जाता है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी लो हो जाती है, शरीर के अंदर जब ये मैदा ज्यादा प्रयोग करते हैं तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए मैदा, देखिए मैदा कभी भी अकेली नहीं खाई जाती। आप मैदा की या तो समोसा बनाएंगे, या केक बनाएंगे, या पिज्जा बनाएंगे, आपने मैदा को या तो चीनी में लपेटा, या मैदा में नमक डाल के आपने उसको रिफाइंड तेल में या डालडा घी में तला। तो इन सारे कामों को जब आप करते हैं तो मैदा जो एक जहर है, जैसे आपने समोसा खाया या कचौड़ी खाई, तो जब आप समोसा या कचौड़ी खाते हैं तो मैदा उसमें एक जहर है, नमक मिलाया टेस्ट डालने के लिए तो दूसरा जहर भी मिला दिया, तीसरा जहर उसके अंदर आपने उसको डालडा घी के अंदर या रिफाइंड के अंदर तला तो चौथा जहर भी उसके अंदर मिला दिया, तो 3-3 जहर उसके अंदर हो जाते हैं। अब आपने ऐसे ही कोई मीठे शक्करपारे खाए, तो शक्करपारे बनाने के लिए मैदा आपने ली, मैदा के अंदर आपने चीनी मिलाई, मैदा को तला, और तल के फिर उसको आपने चाशनी में डाला, तो उसके अंदर भी 3 जहर आ जाते हैं। तो हमने खाने में 3-3, 4-4 जहर मिला दिए, तो वो खाना पोषण देने का काम नहीं करता, जहर देने का काम करता है। और जितने भी डिब्बाबंद चीजें हैं, देखिए अपने यहाँ हम रात को कोई खाना बनाते थे
तो उसको बहुत ज़्यादा होता था तो सुबह खाते थे कि ठीक हुआ, मौसम ठीक है तो सुबह खा लिया। आज डिब्बा बंद ऐसे पराठे आते हैं, ऐसी सब्जी आती है, वो कहते हैं 2 मिनट माइक्रोवेव करो और आप इसको 6 महीने तक खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ डाला गया है। तो इन सबसे बचाने के लिए डिब्बा बंद का हम प्रयोग करें तो हमारा चीनी और नमक के बाद तीसरा जहर है मैदा, तो मैदा का प्रयोग आप कम से कम करें। उसके बाद चौथा जहर है जो हमारी रसोई घर में है, वो चौथा जहर है रिफाइंड तेल, जिसको हम डालडा घी बोलते हैं। वैसे डालडा एक ब्रांड है, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजनेटेड जिसको हम ऑयल बोलते हैं या घी बोलते हैं, या वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, वेजिटेबल घी बोलते हैं, ये भी चौथे जहर का काम करता है। देखिए जितना रिफाइंड तेल बनाया जाता है, उस रिफाइंड तेल को बनाने में, उस तेल को पतला करने के लिए, उस तेल को पतला करने के साथ साथ उस तेल के अंदर से गंध निकालने के लिए, देखिए तेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन के अंदर कारण गंध आती है। आप जितने भी रिफाइंड तेल लेंगे उनके अंदर कोई गंध नहीं आती, क्यों? क्योंकि उनका प्रोटीन निकाल देते हैं। और उस रिफाइंड तेल को पतला करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए उसको बार बार ब्लीच करते हैं। हेक्सोन जैसी गैस का प्रयोग करके, तरह तरह के केमिकल डिटर्जेंट का प्रयोग करके उसको केमिकली उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइंड करने के बाद वो तेल गंध नहीं देता, तेल दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्योर जहर बन जाता है। तो ये चौथा जहर है रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी। इससे आपको अपनी रसोई में बचाना है। आप देसी घी खाइए, आपके आसपास कोई किसान है तो उससे गाय का घी ले लीजिए। आपको लगता है कि आसपास नहीं मिलता तो पतंजलि ने गाय का घी उपलब्ध करवाया है, तो उस घी का आप प्रयोग करें। पतंजलि ने, देखिए रिफाइंड ऑयल में कोई भी कंपनी फिजिकल रिफाइंड ऑयल नहीं बनाती थी, केमिकल रिफाइंड। देखिए रिफाइंड करने की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक फिजिकली रिफाइंड, एक केमिकली रिफाइंड। अब आपके मन में एक सवाल आएगा ना कि जी घी, देसी घी तो 500-600 रुपए किलो है, हमारे घर में हमें परांठे बनाने हैं, हमारे घर में हमने कुछ तलना है, तो हम घी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, रोटी चुपड़ने के लिए घी का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी में छोंक हम घी से लगा सकते हैं, तो हम विकल्प के रूप में क्या प्रयोग करें? तो देखिए रिफाइंड ऑयल का या डालडा घी का या वनस्पति घी का सबसे अच्छा विकल्प क्या है कि आप अपने नेचुरल परंपरागत तेलों का प्रयोग करें।